नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक पढ़ेंगे। इसमें पहेली और बूझो अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतते हैं। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझ में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बिस्तर पर बिछाने कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और जाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? हम यह एक दुकान की जो चित्र है वो देखते हैं तो इस दुकान में हमको यहाँ पर साड़ियाँ, यहाँ पैंट शर्ट के कपड़े, यहाँ चादरें, यहाँ अन्य पेटीकोट वगैरह ये अलग अलग प्रकार के जो है कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और इन सब कपड़ों में भी विविधता है। कोई सूती है तो कोई पॉलिस्टर है तो कोई रेशमी है। इस तरह से इन कपड़ों को छूने पर हमें अलग अलग महसूस होता है। वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1। अपने आसपास के किसी दर्जी को भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बच्चे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े को अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? हम कोई भी कपड़े का टुकड़ा लेते हैं तो वह ऊपर से सतत दिखाई देता है, लेकिन उसकी किनारे से जब हम देखते हैं और उसके तागों को खींचते हैं तो उसमें कई महीन तागे अलग प्रकार से बनी संरचना में दिखाई देते हैं। क्रियाकलाप 2। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बने होते हैं? यदि हम कोई भी सतत कपड़ा लेते हैं या टुकड़ा लेते हैं, उसके किनारे पर से एक तागा अगर खींचते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ऐसे तागे, कई महीन तागे हमको दिखाई देते हैं। हमारा अगर चलते चलते किसी टुकड़े पर या किसी तार से यदि हमारा कपड़ा अटक जाता है तो उसमें से तागे बाहर आ जाते हैं। तो तंतु। क्रियाकलाप 3। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो
इस तरह से हम एक धागा लेते हैं, एक सिरे को हम अपने नाखून और उंगली के बीच में दबाते हैं और दूसरे सिरे पर नाखून से खरोंचते हैं। खरोंचने पर इसमें हमें अनेक धागे की रूपी संरचना दिखाई देती है। यानी एक जो धागा होता है वह कई महीन तंतुओं से मिलकर बना होता है। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। जब हम अब घर में सुई में धागा को पिरोते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन होता है। धागे को ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। यानी वे पतली लड़ियां जिससे धागा मिलकर बना होता है तंतु कहलाता है। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? वस्त्र किससे मिलकर बनता है बच्चों? धागे से। और धागा जो है वो तंतु से, और तंतु जो है वो अनेक पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के कारण उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। यानी जो रेशे हैं वो प्राकृतिक रेशे हैं, वो हमें पादप व जंतु से प्राप्त होते हैं। सूत के तंतु तथा जूट के तंतु प्राकृतिक रेशे हैं जो पादप से प्राप्त होते हैं, जबकि रेशम और ऊन जांतव रेशे हैं जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। आजकल मानव निर्मित तंतुओं का उपयोग किया जा रहा है और इन्हीं मानव निर्मित संश्लिष्ट तंतुओं से ही जो है कपड़ों का निर्माण हो रहा है। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। यानी तंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु दो जनों से प्राप्त होते हैं, पादप से व जंतु से, जबकि संश्लिष्ट तंतु मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। पादप तंतु के उदाहरण हो जाएंगे सूत व पटसन, व जंतु के हो जाएंगे ऊन तथा रेशम, तथा संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हो जाएंगे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि। अब कुछ पादप तंतु के बारे में पढ़ते हैं जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे पहले है रुई। आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? जब हम रुई के किनारों को बहुत तेजी से खींचते हैं या लंबा लंबा खींचते जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस रुई में हमें छोटी पतली लड़ियां दिखाई देती है। ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें हम देखते हैं वह कपास के तंतु होते हैं और इन्हीं कपास के तंतुओं से जो है रुई का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो रुई है वो कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। यानी कपास के लिए हम कौन सी मिट्टी काम में लेते हैं? काली मिट्टी। और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कपास का जो फल होता है उसे कपास घोलक कहते हैं, जो कि नींबू की जैसा ही
होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफूलों से इतना श्वेत हो जाता है कि जैसे हिम ने ढक लिया हो। चित्र में आपको कपास का खेत दिखाई दे रहा है। इसमें देखो, ये है बिनोले जिसमें कि रुई उगी हुई है, और जब इसको हम ऊपर से या दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी जमीन पर बर्फ गिरी हुई हो। साधारणतः इन कपास बौलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। ये कंकतन एक औजार है जो कि कंघे के समान ही संरचना होती है, और इसके जो कपास के बीज है जिसे बिनोले कहते हैं, उसको रुई से अलग किया जाता है। तो बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। कपास से कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करने की क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। ये देखिए चित्र में, ये कपास है और ये है कंकतन। इस कंकतन के द्वारा जो इसकी संरचना कंघी की तरह है, उससे रुई और बिनोलों को अलग किया जा रहा है। हमारा दूसरा पादप तंतु है जूट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जो ये जूट है या पटसन है, उसे किसी भी पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम से उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यानी ये जो पटसन के पौधे हैं, उनकी जो बुआई है वो वर्षा ऋतु में की जाती है, और पुष्पन के यानी फूल आते ही उनके वृक्षों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। फिर उनके तनों को काफ़ी दिन तक पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिससे उनके तने क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं, और उन्हें पटसन तंतुओं में हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? जब किसी को वस्त्र बनाने हैं तो पहले उन छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर तागा बनाया जाता है, और ये तागा जो किस विधि द्वारा बनाया जाता है, इसके बारे में हम